नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका कर्मण एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं हिमालय के बारे में। जानेंगे हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, इसका विस्तार भारत में कहां से कहां तक है, इस हिमालय को कितने भागों में विभक्त किया गया है, इन सभी जानकारियों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? हिमालय के बारे में। तो आइए देखिए, हिमालय। साथियों, जो हिमालय लिखा हुआ है उसके नाम से स्पष्ट होता है कि इसका मतलब क्या है। यदि हम हिमालय का संधि विच्छेद करते हैं तो इसका होगा हिम प्लस आलय। क्या होगा ये? हिम प्लस आलय। हिम का मतलब क्या है यहाँ पर? बर्फ, और आलय का मतलब क्या? घर। ठीक, तो संक्षिप्त रूप में हम इसको कह सकते हैं हिमालय का मतलब बर्फ का घर, यानी कि उस क्षेत्र को पढ़ना है जहां पर अधिकतर आपकी क्या रहती है? बर्फ रहती है। ठीक, तो अब हम इस हिमालय के बारे में चर्चा करते हैं कि भाई हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, भारत में कहां से कहां तक ये फैला हुआ है। तो यहां पर मैप से देखिए आप, देखिए साथियों, मैं केवल उतने क्षेत्र बना रहा हूं यहां पे जितने की हमको जरूरत है। ये बनाने को तो हम पूरा बना सकते हैं यहां पर, लेकिन हमें जिसकी जरूरत है उसकी ही बात करनी है। ठीक, यदि हम हिमालय की बात करें तो हिमालय का जो निर्माण हुआ है, ध्यान रखिएगा, हिमालय का निर्माण एक समय है और उस समय की बात कर रहे हैं हम, वो समय है सेनोजोइक काल। सेनोजोइक। क्वेश्चन बनता है कि हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है, तो वो काल था सेनोजोइक काल। हिमालय का निर्माण हुआ कैसे? तो ध्यान रखिए, अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैरी हेस। नाम क्या था? हैरी हेस। और हैरी हेस का एक सिद्धांत था, और वो सिद्धांत था प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत। कौन सा? प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। ये प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत कहता क्या है, या इसके बारे में हम जाने तो हैरी हेस ने ऐसा बताया कि जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था इनके बारे में, तो उनमें दो प्लेट थी, एक तो भारतीयन प्लेट और एक थी यूरेशियन प्लेट। यानी कि भारतीयन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से जो वलन हुआ उसके कारण निर्माण हुआ यहां पर किसका? हिमालय का। ठीक, यानी कि किस किस प्लेट के टकराने से? एक तो प्लेट है भारतीयन प्लेट, ठीक, भारतीयन प्लेट, और दूसरी प्लेट का नाम क्या था? यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन। इन दोनों के टकराने से निर्माण हुआ किसका? हिमालय का। ऐसी थ्योरी किसने प्रतिपादित की है? तो उनका नाम आता है हैरी हेस। इनका सिद्धांत कौन सा था? प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। इतना क्लियर है। इसके बाद एक और जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका नाम था कोबर। तो आइए उनके बारे में और बता दूं आपको, कोबर के बारे में। कोबर, ठीक, कोबर का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत का नाम था भूसन्निधि का सिद्धांत। भूसन्निधि का सिद्धांत। अब भाई भूसन्निधि का सिद्धांत क्या कहना चाहता है, या इससे हमें क्या जानकारी निकलकर सामने आती है? तो भूसन्निधि का सिद्धांत का मतलब यह था कि करोड़ों वर्ष पहले ऐसा था कि आज जहां पर हिमालय है उस हिमालय के स्थान पर पहले एक सागर हुआ करता था, और उस सागर का नाम था टेथिस सागर। ध्यान रखिए, उस स्थान पर क्या था पहले? टेथिस सागर। अब टेथिस सागर में क्या हुआ, मैंने यहां पर आपको बताया कि एक तो भाग था आपका अंगारा लैंड, ठीक, एक भाग था आपका कौन सा? गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र था वो क्षेत्र कौन सा था साथियों? मैंने अभी आपको बताया, यहां पर हिमालय है, इस हिमालय के स्थान पर पहले कौन सा सागर था आपका? ये टेथिस सागर। ठीक,
ये टेथिस सागर। हुआ क्या था कि ये जो अंगारा लैंड है और ये गोंडवाना लैंड है, इन दोनों से नदियां निकली और इन नदियों ने जो अवसाद जमा किया, ध्यान रखिए कुछ इस टाइप से, ठीक, अवसाद जमा किया वो किसमें किया? टेथिस सागर में। एक तिथि ऐसी आई कि जब ये टेथिस सागर अवसादों के कारण पूर्णतः क्या हो गया? भर गया, और उसके बाद उसमें वलन पड़ने के कारण निर्माण किसका हुआ यहां पर साथियों? हिमालय का। तो ये जो सिद्धांत है भूसंनिधि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोबर ने। और कोबर ने पर्वतों का पालना यदि किसी सिद्धांत को कहा है तो वो कहा है भूसंनिधि के सिद्धांत। किसको कहा है? ये भूसंनिधि का सिद्धांत। और ऐसा भी मानना है कि हिमालय की सबसे अच्छी व्याख्या यदि कोई सा सिद्धांत करता है तो वो सिद्धांत कौन सा है? भूसंनिधि का सिद्धांत। अब यहां देखिए भारत में हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है, या कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ऐसा है, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ठीक, इस क्षेत्र में है हिमालय। भारत के इस क्षेत्र में क्या है साथियों? ये हिमालय। ऐसा बताया जाता है कि लगभग यहाँ हिमालय जो है वो कितने किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है? समथिंग 2400 किलोमीटर, कहीं कहीं पर 2500 भी मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, सिंपल सी भाषा में बात करूं मैं तो सिंधु नदी से लेकर, कौन सी नदी? सिंधु नदी से लेकर आप देखोगे इधर ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक, यानी कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? ये 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या? हिमालय, ठीक। इसी हिमालय को एक ऐसे भाग में भी हम देख सकते हैं कि यहां जो क्षेत्र है ये वाला पश्चिम का, यानी कि हिमालय का पश्चिमी क्षेत्र जो है वो चौड़ा है। पश्चिमी क्षेत्र यहां पर क्या है? चौड़ा है। बाकी आप पूर्व में देखोगे तो हिमालय का जो भाग है वो भाग सकरा हो गया है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये बन सकता है कि हिमालय का कौन सा भाग सकरा है और कौन सा भाग चौड़ा है? तो पश्चिमी भाग जो है वो तो क्या है? चौड़ाई में जाता है, और वहीं ये वाला भाग पूर्व में क्या है? सकरा है। सकरा होने के कारण यहां पर सबसे अधिक ऊंची चोटियां भी स्थित है। मैं आपको बताऊंगा विस्तार से, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा, ऐसी चोटियों का विस्तार जो है या निर्माण जो हुआ है वो ध्यान रखना, ये किस क्षेत्र में हुआ है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में। किस वाले भाग में? सकरा वाले भाग में, ठीक। अब हम बात करते हैं हिमालय को कितने भागों में विभक्त किया गया, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। साथियों, हिमालय को विभक्त करने से पहले हम हिमालय के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में देख लेते हैं कि इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में क्या है। तो यहां देखिएगा थोड़ा सा आप, हम केवल उतने मैप की बात करेंगे जितना हमको ज़रूरत है यहाँ पर, उससे ज़्यादा की नहीं करेंगे। बनाने को तो हम पूरा बना सकते थे, लेकिन अपने को ज़रूरत इसकी है अभी, ठीक। अभी यहाँ देखिएगा, यदि हम इस वाले क्षेत्र की बात करें हिमालय के ये वाला भाग, तो ध्यान रखना यहाँ पर हिमालय का जो भाग है ये वाला है आपका हिंदुकुश पर्वत, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में क्या है आपका? हिंदुकुश पर्वत। और यदि इसके ऊपर जाएंगे आप इसी के क्षेत्र में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्यूनलुन पर्वत, या फिर यहीं पर मिलेगा तिएन शान, ठीक। ये वाले भाग भी मिलेंगे। आप एटलस की जो ऑक्सफोर्ड है उसमें अच्छे से आप इनकी मैपिंग कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आप आओगे तो इस वाले क्षेत्र में मिलेगा आपको तिब्बत का पठार, ठीक। वहीं यदि हम बात करें इस वाले क्षेत्र में, अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर कैलाश पर्वत श्रेणी आपको दिखेगी कुछ देर बाद। यहाँ वाले क्षेत्र में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, आपने सुना होगा पामीर का पठार। वहीं यदि मैं बात करूँ इसके दक्षिण वाले भाग में, यहाँ पे कि हिमालय के दक्षिण वाले भाग में क्या है, तो साथियों ध्यान रखिए इसके दक्षिण में है उत्तर भारत का विशाल मैदान, या उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसके कहाँ पर है? ये दक्षिण में। किसके दक्षिण में साथियों? ये हिमालय के दक्षिण में। अब हम बात करें हिमालय को कितने भागों में विभक्त किया गया, तो मूल रूप से जो हिमालय है उसको हम 4 भागों में पढ़ते हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला जो भाग है वो है ट्रांस हिमालय,
पहला भाग कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ठीक, दूसरा भाग जो है वो है आपका वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। ठीक, तीसरा जो भाग है वो है लघु हिमालय, लघु हिमालय। चौथा वाला जो भाग है वो है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये 4 भाग हैं हिमालय के मूल रूप से। बाकी इसको कहीं कहीं पर एक और भाग दे दिया उत्तर पूर्वी हिमालय। वो उत्तर पूर्वी नाम इसलिए दे दिया जाता है, केवल उसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बारे में बताया जाता है। ठीक, बाकी मूल रूप से हैं कितने इसके भाग? 4 भाग हैं। अब हम इन चारों को एक एक करके विस्तार से जानते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपकी निगाह के सामने यहाँ पर कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। ठीक, इस ट्रांस हिमालय की बात कर लेते हैं हम। ठीक, ये जो ट्रांस हिमालय है, इसी ट्रांस हिमालय को एक और नाम से जाना जाता है पार हिमालय। क्या बोला जाता है? पार हिमालय। ठीक, वह इसी हिमालय को एक और नाम से जाना जाता है तिब्बत हिमालय, तिब्बत हिमालय। अब यहां पर मैं एक बात बता दूं, ट्रांस हिमालय, पार हिमालय या तिब्बत हिमालय क्यों कहते हैं? ये सबसे ऊपर का क्षेत्र है। दूसरी बात, इसका विस्तार जो है अधिकतर ये किस वाले क्षेत्र में हुआ है? तिब्बत वाले क्षेत्र में हुआ है, इसलिए इस हिमालय का नाम क्या है यहां पर? तिब्बत हिमालय। ये जो ट्रांस हिमालय है, ध्यान रखना साथियों, ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में विभक्ति किया गया है। इस हिमालय को भी कितने भागों में विभक्ति किया गया है? ये स्टार बना रहा हूं मैं इसका, इसको भी 3 भागों में, यानी कि इसके पार्ट में बनाया गया है। एक तो है, सबसे पहले आपने सुना होगा काराकोरम श्रेणी, यदि कभी सुना हो तो काराकोरम। दूसरा भाग इसका लद्दाख, और तीसरा भाग इसका जास्कर। ध्यान रखना कि काराकोरम जो है इसको भी कितने भागों में डिवाइड कर दिया है? 3 भागों में। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कैसे? देखिए यहां पर, यहां तो ये तो अपने को अभी नहीं देखना है, ये वाला क्षेत्र, ये क्रम भी पूछ लिया जा सकता है आपसे, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पे जो भाग है ये वाला, ये भाग है काराकोरम। सेकंड वाला जो भाग है वो है लद्दाख। ठीक, ये लद्दाख। और तीसरा वाला जो भाग है ये है जास्कर। साथियों ध्यान रखना, ऊपर वाला भाग है काराकोरम, बीच वाला भाग है लद्दाख, और उसके बाद वाला भाग है जास्कर। ये 3 भाग मैंने बनाए हैं यहां पर। ये किसके भाग हैं? ट्रांस हिमालय के। तो ट्रांस हिमालय में आपको एक बात ध्यान देनी है यहां पर कि दुनिया, जो अपना दुनिया है, इस दुनिया का सबसे ऊंचा एक दर्रा है, और उस दर्रे का नाम है काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा। ये काराकोरम दर्रा जिस स्थान पर है या जिस श्रेणी में स्थित है, ध्यान रखना वो काराकोरम श्रेणी में है। ठीक, सबसे ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है वो कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। और वो किस श्रेणी पर है? तो काराकोरम श्रेणी पर है। ये जो काराकोरम श्रेणी है, इसी काराकोरम श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखना बात किसकी कर रहा हूं मैं? भारत की, कि इसी काराकोरम श्रेणी पर भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपकी POK वाले एरिया में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक, ये जो चोटी है मैं यहां पर बना रहा हूं, ध्यान रखिए, इसको यहां से ये लाया मैं। ठीक, इस चोटी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन केटू, गॉडविन ऑस्टिन केटू। ठीक, भारत की सबसे ऊंची चोटी 8,611 मीटर है ना, मीटर। ये जो चोटी है आपकी, ये किस श्रेणी पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यदि पूछ ले किस हिमालय में स्थित है, तो हिमालय कौन सा आएगा आपका? ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय या फिर कौन सा हिमालय? पार हिमालय। ठीक, यही इसी श्रेणी की यदि मैं बात करूं काराकोरम श्रेणी की, तो यहां जो काराकोरम श्रेणी है इस पर कुछ हिमनद है। यहां पर क्या है? हिमनद। हिमनद का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर आपकी केवल बर्फ ही बर्फ हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हिमनद, या जिसे हम बोलते हैं ग्लेशियर। तो साथियों, जो काराकोरम श्रेणी है, इस श्रेणी में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से आपको ग्लेशियर याद रखने हैं वो 4 से 5 ग्लेशियर याद रखने हैं। और वो 4 से 5 ग्लेशियर जो हैं, उन ग्लेशियर में यदि मैं बात करूं तो एक ग्लेशियर है सियाचिन।
ये किस श्रेणी पर है आपकी? काराकोरम श्रेणी। सियाचिन है, एक ग्लेशियर है बाल्टोरो, ठीक, एक ग्लेशियर है हिस्पर, ठीक, एक ग्लेशियर है ससाइमी, ससाइमी, और देखिए सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर, और एक कौन सा है? ससाइमी। ये जो, और एक और नाम लिख लीजिएगा, बियाफो, बियाफो। ये जो ग्लेशियर हैं ये किस श्रेणी पर स्थित है? आपके काराकोरम श्रेणी पर। कुछ समझ में आ रहा है आपको? यदि आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो ये हुए किस पर? आपके काराकोरम पर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सॉरी, दुनिया की नहीं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गोडविन केटू। किस श्रेणी पर? काराकोरम श्रेणी पर। अब यदि हम इसके नीचे आते हैं तो ध्यान रखना, यहां पर श्रेणी आती है कौन सी? लद्दाख। चलो, लद्दाख से पहले मैं एक और इसी की बात कर लूं कि यहां पर जो है ये जो काराकोरम श्रेणी बनी हुई है, इसी काराकोरम श्रेणी को तिब्बत वाले क्षेत्र में, ये मैंने आपको बताया था ये वाला क्षेत्र कौन सा है? तिब्बत वाला। तो इस तिब्बत वाले क्षेत्र में जिस नाम से जाना जाता है उसे कहते हैं कैलाश पर्वत श्रेणी या कैलाश श्रेणी, कैलाश पर्वतमाला। ये ध्यान रखिएगा, कैलाश पर्वतमाला। यानी कि किस श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो काराकोरम श्रेणी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? कैलाश पर्वतमाला। और एक बहुत ही प्यारा फैक्ट कि मध्य एशिया की या उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, उच्च एशिया की रीढ़ जो कहा जाता है तो वो कहा जाता है काराकोरम श्रेणी को। उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को। इसके बाद आ रहा था आपका पार्ट कौन सा? लद्दाख। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में आपको एक बात ध्यान रखनी है, लद्दाख और जास्कर के मध्य से एक नदी होकर गुजरती है। आप सभी ने सुना होगा यहाँ पर एक झील है, मानसरोवर झील, उसी के पास से यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक। और वो नदी जो है ध्यान रखना, ये यानी कि इसी के आसपास वाले क्षेत्र से निकलती है। इसके बाद यहाँ पर ये लद्दाख और जास्कर से बीच से होकर प्रवाहित होती है कौन सी नदी? आपकी सिंधु नदी, ठीक। तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर यहाँ पर देखोगे तो एक शहर बसा हुआ है, लेह, ठीक। क्या बसा हुआ है? लेह। और यहीं पर इसी सिंधु नदी के इस वाले क्षेत्र से आप इधर आओगे तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजर रही है? तो वो ध्यान रखना साथियों, लद्दाख और जास्कर के मध्य से होकर गुजरती है कौन सी श्रेणी आपकी? सॉरी, कौन सी नदी आपकी? ये सिंधु नदी, ठीक। सिंधु नदी के बाद यदि आप बात करें इसी में तो इसके नीचे वाली पर्वतमाला कौन सी है? तो चलो, पर्वतमाला से पहले मैं लद्दाख की बात कर लूं तो लद्दाख में कुछ दर्रे हैं, या इस लद्दाख पर्वत श्रेणी पर कुछ दर्रे हैं। मैं उन दर्रों का विस्तृत एक अलग वीडियो बनाऊंगा, केवल नाम बता रहा हूं, उस पर्वतमाला का नाम यहां पर आ रहा है इसलिए, ठीक। तो लद्दाख में आपको कुछ दर्रे देखने को मिलेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूं। यहां पर कुछ दर्रे जैसे कि खारदुंगला, ठीक, चांगला, वो वाला चांगला नहीं जो घर पे होता है ना, समझ रहे हो ना आप लोग? हाँ, वो वाला नहीं है ना, खारदुंगला, चांगला, थांगला, ठीक है। ये जो दर्रे हैं ये किस पर्वतमाला पर हैं? आपके लद्दाख पर्वतमाला पर, ठीक। साथियों, जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है इसी से आपको एक बात याद रखनी है कि इस लद्दाख पर्वत श्रेणी पर एक दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, क्वेश्चन ये आएगा कि जिस पर चढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसी चोटी, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली जो चोटी है उस चोटी का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, ये चोटी है राकापोसी, ठीक। और ये राकापोसी जो है ये कहाँ पर है? आपकी लद्दाख पर्वत श्रेणी पर। अब इसके बाद हम बात करते हैं वो है जास्कर। तो जास्कर के बारे में क्या है? तो ध्यान रखना, हिमालय का जो सबसे पश्चिमी भाग, यानी कि जहाँ से भारत में हिमालय का विस्तार है, उसकी यदि हम बात करें तो ध्यान रखना यहाँ पर इस जास्कर पर्वतमाला पर, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जास्कर पर्वतमाला पर एक चोटी है और उस चोटी का नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा, दो तरीके से। कैसे? कि हिमालय का पश्चिमी भाग या हिमालय का पश्चिमी भाग कौन सी चोटी बनाती है भारत में? तो नंगा पर्वत। दूसरा, नंगा पर्वत जो है, नंगा पर्वत चोटी
किस पर्वत श्रेणी पर है, तो ध्यान रखना वो किस पर है, आपकी जास्कर पर। क्लियर है इतना? राकापोसी लद्दाख पर, गोडविन केटू काराकोरम पर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ये जो जास्कर पर्वत श्रेणी है, इस जास्कर पर्वत श्रेणी पर कुछ दर्रे हैं, और उन दर्रों की यदि मैं बात करूं तो वो दर्रे कौन कौन से हैं और किस क्षेत्र में हैं, उनकी बात कर लेते हैं। अभी तक जो मैंने दर्रे बताए आपको, काराकोरम बताया, उसके बाद आपको मैंने कौन सा बताया, खारदुंगला बताया, चांगला बताया, थांगला बताया, ये कहां पर मिलते हैं आपको, जम्मू कश्मीर। ठीक, अभी यहां पर देखिएगा, इसके बाद में यदि बात करूं, हालांकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब क्या हो गया, अलग अलग हो गया है, तो ये किस में आ जाएंगे, पर्टिकुलर लद्दाख में आ जाएंगे। तो यहां पर जास्कर की यदि मैं बात करूं तो इसमें देखिएगा, मैंने कहा ना कि दर्रों का मैं एक विशेष रूप से विस्तार से इनका एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको केवल देखना है। जैसे यहां पर कुछ दर्रे हैं, उन दर्रों की यदि मैं बात करूं, इस जास्कर पर्वतमाला पर जास्कर, बुर्जिल आपने नाम सुना होगा, जोजिला आपने नाम सुना होगा, अगला पीर पंजाल है ना, पीर पंजाल नहीं है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर है, बुर्जिल है, जोजिला है। अगला ये कहां पर है आपके, बुर्जिल और जोजिला, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला आपको मिलेगा सीप किला। ठीक, अगला कौन सा मिलेगा आपका, रोहतांग। अगला कौन सा है, बारालाचाला, बारालाचाला, सीप किला, रोहतांग, बारालाचाला। ये जो दर्रे हैं ये किस पर्वतमाला पर है आपके, तो ध्यान रखना जास्कर पर्वतमाला पर। और ये ध्यान रखना किस राज्य में है, तो राज्य का नाम आएगा आपका कौन सा, हिमाचल प्रदेश। ठीक, राज्य कौन सा जाएगा साथियों, ये हिमाचल प्रदेश। तो ये किस पर्वतमाला की बात की अभी हमने, जास्कर की। तो अभी जो चर्चा की है हमने वो किस हिमालय की चर्चा की है, मात्र पहला हिमालय, और वो हिमालय कौन सा था आपका, ट्रांस हिमालय। कि ट्रांस हिमालय जो है, यहाँ ये हम बात कर रहे हैं इसको कितने भागों में विभक्त किया, कौन सा दर्रा कहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर देखा कि भाई कौन सी चोटी कहाँ पर है। तो ये केवल बात हुई है अभी हमारी ट्रांस हिमालय की। ठीक साथियों, इसी में हमारा जो अगला हिमालय का भाग है वो भाग है वृद्ध हिमालय। तो आइए उसके बारे में और जान लेते हैं, वृद्ध हिमालय के बारे में। आप कोशिश करिए कि मैप आप अच्छे से बना लें। ये सही नहीं बनाया ना कोई बात नहीं, अपने को यहाँ पर चित्रकला नहीं करनी है, अपने को पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ देखिएगा हम बात किसकी कर रहे हैं, वृद्ध हिमालय की। वृद्ध हिमालय, इस वृद्ध हिमालय की यदि हम बात करें तो इसी हिमालय का एक और नाम है आंतरिक हिमालय, क्योंकि ट्रांस हिमालय से अंदर की ओर है। इसी को बोला जाता है महान हिमालय। ठीक, इसी को बोला जाता है सर्वोच्च हिमालय। ये सभी नाम किसके हैं साथियों, तो ये सभी के सभी नाम हैं आपके वृद्ध हिमालय के। ये जो वृद्ध हिमालय है ये किस हिमालय के दक्षिण में है, तो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है आपका कौन सा हिमालय, वृद्ध हिमालय। हमने अभी बात की थी ये कुछ ये इस टाइप से बात की थी। तो ये हमारा हिमालय था ट्रांस। इसके दक्षिण में जो भाग है ये मैं कुछ, चलो आज इसको इस टाइप से बना देता हूँ, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है ये है आपका कौन सा हिमालय, वृद्ध हिमालय। तो ध्यान रखिए जो यहाँ पर ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय के बीच में जो गैप दिख रहा है कि भाई ट्रांस हिमालय वृद्ध हिमालय से किससे अलग होता है, या फिर हम यूं कह सकते हैं वृद्ध हिमालय ट्रांस हिमालय से किससे अलग है। तो ध्यान रखिए इसमें नाम आता है, एक क्षेत्र है सचर जोन। क्या है, सचर जोन, या फिर इसी को बोला जाता है हिंज लाइन। क्या बोला जाता है, हिंज लाइन, या फिर ध्यान रखना इसी को बोला जाता है इंडो सांगपो। इंडो सांगपो सचर जोन नाम करके कहते हैं ना। तो इंडो सांगपो या हिंज लाइन या सचर जोन के द्वारा अलग होता है ट्रांस हिमालय किस हिमालय से, वृद्ध हिमालय से। दुनिया की जितनी भी सर्वोच्च चोटियां हैं वो सारी की सारी चोटियां यदि हम बात करें तो किस हिमालय में है, वृद्ध हिमालय में। सर कैसे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, ये अब बड़ी है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी बनाऊंगा यहाँ पर। ठीक,
ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये ठीक, यहाँ पर वृद्ध हिमालय पर दुनिया की एक सबसे ऊंची चोटी है और इस चोटी का नाम है, आप सभी को पता है, माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी पहले तक ऊंचाई मानी जाती थी 8,848 मीटर, लेकिन अब इसकी ऊंचाई कितनी है मानी जाती है? 8,850। ठीक, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अब ध्यान रखना, ये जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट की, किस हिमालय में स्थित है? आपकी वृद्ध हिमालय में। यदि मैं इस हिमालय की यदि बात करूं तो इसी चोटी को तिब्बत में, ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तिब्बत वाला क्षेत्र। तो तिब्बत में से जिस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना मैं अभी बात कर रहा हूं तिब्बत की, ना कि नेपाल की। ठीक, तिब्बत में जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी। नाम क्या होता है उसका? पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है किसे? माउंट एवरेस्ट को। ठीक, और वहीं इसकी यदि मैं बात करूं कि इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की बात, बछेंद्री पाल का नाम लूंगा अभी मैं, लेकिन उससे पहले कि इसी माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना, नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में जो नाम मिलता है वो मिलता है सागरमाथा। ठीक, तो दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर कि तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? तो चोमोलुंगमा। वहीं यदि हम बात करें कि नेपाल में क्या कहा जाता है, तो सागरमाथा। किसे? ये ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट को। ऊंचाई मैंने कितनी बताई है? आज वर्तमान में 8,850, लेकिन पहले कितनी मानते थे इसको? 8,848 मीटर में। किसमें? मीटर में। क्या यहाँ पर सर केवल एक ही है? क्या इसके अलावा और चोटियां नहीं है? तो ध्यान रखिए, ये जो वृद्ध हिमालय का क्षेत्र है इसमें बहुत सारी चोटियां हैं, और बहुत सारी चोटियों में आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर यहाँ पर एक चोटी है, और इस चोटी का नाम आपके माइंड में आ रहा होगा। हाँ, तो वही नाम है। अब किसी के दिमाग में गलत आ रहा होगा तो वो सोच रहे कि अरे मजा आ गया, तो भाई मजा नहीं आना है। उसका नाम है नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश और किसकी सीमा पर है? तिब्बत की सीमा पर है। वहीं हम इधर की ओर आए तो आप सभी को पता है यहाँ जो क्षेत्र बना हुआ है यह है सिक्किम। यहाँ पर क्या बना हुआ है? सिक्किम। ये देखिए, ये ठीक यहाँ पर बना हुआ है सिक्किम। तो सिक्किम में जो चोटी है, ध्यान रखना, इस चोटी का नाम आप सभी को पता होगा, वो कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा 8,598 लगभग किलोमीटर इसकी, मीटर में ऊंचाई है इसकी। ठीक, बाकी हम इधर की यदि बात करें तो ध्यान रखिए, इधर जो चोटियां हैं इसमें जो हमने अभी देखा, यहां पर सबसे पूर्व में कौन सी है? नामचा बरवा। उसके बाद यहां पर क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद एक और थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, यहां पर एक चोटी है कंचनजंगा के साइड में, और उस चोटी का नाम है मकालू। नाम क्या है उसका? मकालू। उसके बाद कौन सी चोटी है? यहां पर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद आप क्रम वाइज देखेंगे तो यहां, चलो मैं लिख देता हूं उनको इस टाइप से क्रम वाइज। यहां पर उसके बाद नाम आएगा मसालू। किसके बाद? माउंट एवरेस्ट के बाद क्या आएगा? मसालू। मसालू के बाद नाम आएगा, ध्यान रखिए, धौलागिरी। के बाद नाम क्या आएगा? यहां पर धौलागिरी। क्रम वाइज देखिए बनी हुई है यहां पर, मकालू ये हो गई, धौलागिरी हो गई। उसके बाद नाम आएगा, क्या आएगा यहां पर? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। और उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर, ये वाली चोटी, इस चोटी का नाम है नंदा देवी। हालांकि नंदा देवी के बाद और भी छोटी छोटी चोटियां हैं, जैसे कि बंदरपूंछ है, कामेत है, त्रिशूल है। ये जो चोटियां हैं ये कहां पर है? उत्तराखंड में। अब मैं आपको थोड़ा सा देखिए यहां पर बता दूं, नामचा बरवा आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर है। मकालू ये यहां पर बनी हुई है, ये देखिए मकालू। माउंट एवरेस्ट ये बनी हुई है। उसके बाद यहां पर क्या है? मसालू। ये तीनों जो चोटियां, मसालू के बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये जो चोटियां हैं ये नेपाल में है। यहां पर जो बनी हुई है आपकी कौन सी? एक तो बनी हुई है नंदा देवी, और यहां पर मैं छोटी छोटी बना दूं, चलो ये छोटी, ये छोटी, जैसे नंदा देवी है, त्रिशूल है, बंदरपूंछ है, कामेत है, ये कहां पर है? आपकी उत्तराखंड में है। ठीक, यहां पर आप दो चीज देखिएगा साथियों, इसी के आगे ये जो वृद्ध हिमालय है, वृद्ध हिमालय पर आप देखेंगे यहां पे कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आपको यहां पर इसी वृद्ध हिमालय के क्षेत्र में एक तो मिलेगा ग्लेशियर मिलाम। कौन सा ग्लेशियर? मिलाम ग्लेशियर। दूसरा ग्लेशियर आपको मिलेगा गंगोत्री, जहां से मानते हैं कि भाई गंगा नदी का उद्गम हुआ है। हालांकि गंगा नदी जो है आप सभी को पता है
आपकी अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनी हुई है, लेकिन बताते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते कहाँ से निर्माण होता है, तो गंगोत्री। एक जो है ध्यान रखना, गंगोत्री के बाद कौन सा आएगा, यमुनोत्री। यमुनोत्री, ये तो गंगोत्री, यमुनोत्री और एक और कौन सा है, मिलाम। ये ग्लेशियर कहाँ पर हैं, तो ध्यान रखना ये जो ग्लेशियर हैं आपके, ये ग्लेशियर हैं उत्तराखंड में, ठीक। उसके बाद यहां पर आप सिक्किम वाले क्षेत्र में आएंगे तो यहां पर एक ग्लेशियर मिलेगा, उस ग्लेशियर का नाम है जेमू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, जो कि कहां पर मैं लिख रहा हूं, ये सिक्किम में है। ध्यान रखना जेमू ग्लेशियर कहां पर है, सिक्किम में। उसके बाद मिलाम, गंगोत्री, यमुनोत्री कहां पर है, उत्तराखंड में। किस हिमालय की बात हो रही है, ये वृद्ध हिमालय की बात हो रही है। वहीं वृद्ध हिमालय की यदि मैं बात करूं तो यहीं पर साथियों, यहीं पर उत्तराखंड की यदि बात करें इसी हिमालय वाले क्षेत्र में, यानी कौन से वाले क्षेत्र में, वृद्ध हिमालय वाले क्षेत्र में, तो यहां पर जो ग्लेशियर के अलावा दूसरी चीज में बात करूं कि यहां पर जो दर्रे मिलते हैं, ध्यान रखना उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा नीतिला, मानाला, मनीला नहीं मनाला, ठीक है, नीतिला, मनाला, लिपू लेक, कहीं कहीं पर इनको नीति दर्रा, माना दर्रा, ठीक, लिपू लेक, ये दर्रे जो हैं आपको कहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड में। वहीं यदि मैं एक आगे बात करूं सिक्किम में, तो ध्यान रखना आपको सिक्किम में जो दर्रे देखने को मिलेंगे उनमें नाम आएगा, आप सभी लोगों ने सुना होगा जेलेपला, नाम क्या सुना होगा, जेलेपला, और एक नाम सुना होगा नाथुला, ठीक। नाथुला और जेलेपला दर्रे जो हैं वो कहाँ पर हैं, सिक्किम में। मैंने आपको क्या कहा है बार बार कि मैं जो दर्रे की बात करूंगा विस्तार से, वो आपके अलग से ही वीडियो में करूंगा। तो आज आपने जाना एक तो ट्रांस हिमालय के बारे में और एक और कौन से हिमालय के बारे में, वृद्ध हिमालय के बारे में। अगली क्लास में हम जानेंगे बचे हुए 2 हिमालय के बारे में।